स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। हम लोग आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे बेसिस। पार्ट 1 के वीडियो में हमने ऑलरेडी एसिड्स को डिस्कस कर रखे हैं, तो आज हम आते हैं बेसिस पे। फर्स्ट आते हैं व्हाट इज बेस। इन जनरली टर्म्स में देखा जाए तो हम बेस को कहते हैं जिसका टेस्ट अगर बीटर है, यानी बीटर मीन्स कड़वा, इसको कहते हैं कड़वा। हम यहां इसको बेस बोलते हैं, बट यहां पे क्या है, अब इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। बेसिस आर those substances which have some important property these are. तो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच हैव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दीज आर। क्या क्या है, इसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है बेसिस हैव ए बीटर टेस्ट, मैंने जैसा जिक्र किया। सेकेंड में हम आते हैं बेसिस टर्म रेड लिटमस टू ब्लू। वहां पे एसिड क्या करता था, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज करता था। यहाँ पे बेस क्या करेगा, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। वहां एसिड के विषय मैंने क्या बताया था, उसका जो टेस्ट होता है सॉल होता है, खट्टा होता है। यहाँ पे टेस्ट क्या, बीटर है। थर्ड हम आते हैं बेस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ जो बेस का सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्ट होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो इन्हीं को बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अगर बेस सॉल्यूशंस भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता था और हमारा एसिड का भी सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता था, तो बोथ है क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अब हम नेक्स्ट आते हैं, चौथा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फीचर्स क्या है। बेसिस फील सोपी, बेसिस फील सोपी टू टच। अगर बेस को हम फील करते हैं, जब टच करते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे साबुन पे हम जब टच करते हैं तो जो फील होता है, एक झाग आती है, तो उसी तरह का टच हमारा बेस पे भी होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्या है, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म salt and water। वहां एसिड भी बेस से रिएक्ट करता था, सॉल्ट एंड वाटर बनाता था, तो जस्ट लाइक सेम रिएक्शन है। तो बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। या हम ये कह सकते हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी करता है। वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, तो क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी करता है। अब इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो सपोज करिए कोई बेस ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या है, यहाँ पे एसिड ले लेते हैं, हमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एक गिव राइज टू क्या होगा, इस सोडियम सल्फेट बनाएगा प्लस वाटर फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे क्या, इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको हमने बैलेंस कर दिया। क्या होगा, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, इसको कॉपी लेके राइट भी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं,
सिक्स प्रॉपर्टी क्या है इसकी? बेसिस react with non-metal oxide to form salt and वाटर। जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर। इसका रिएक्शन देखिए, तो यहां क्या लिखेंगे? बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, अब इधर क्या हो जाएगा? साल्ट प्लस वाटर। एक इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं, बेस कोई भी ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल, तो यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बन जाएगा? आपका Na2CO3 प्लस आपका वाटर। इसको बैलेंस कर लें, ठीक है, इसको बैलेंस कर लें, क्या हो जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। ऐसे कर लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा? पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो क्या करता है? जब बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, ठीक है ना। दीज आर मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच डिस्क्राइब टू द बेस। हम नेक्स्ट आते हैं ऑल द बेसिस हैविंग कॉमन। अब सारे बेसों में हमारा कॉमन क्या है? हम बेसिस को देखा जाए तो हिंदी में इसको हम क्षार बोलते हैं, और एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। हम आते हैं बेसिस पे, तो ऑल द बेसिस हैविंग कॉमन। तो हम जो हमारा जो बेस है इसमें कॉमन क्या है? तो हमारा क्या है? पहले तो ये बता दें कि जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है, वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्कली, ठीक है। तो वाटर जो सॉल्युबल बेस है उसको हम अल्कली बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें हमारा कॉमन क्या है। तो यहां पे लिखते हैं व्हेन ए बेस dissolves in water to produce hydroxide ions, इसको बोलते हैं इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। When a base dissolves in water to produce hydroxide ions। अब क्या कहते हैं? जैसे हमारा कोई बेस ले लीजिए, हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हम वाटर में जब हम डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे और यहाँ पे देगा हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इसी तरह अगर हम पोटेशियम को लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट लेते हैं इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस पे हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी तरह हम लेते हैं कैल्शियम, वाटर के साथ हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर इस पे लिखने का मतलब वाटर हमने इसमें ऐड किया है, इसका मतलब एक्वस सोल्यूशन। तो उसमें क्या होता है? ए हाइड्रोक्साइड आयन, यानी ये आयनाइड हो जाता है।
अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, यहां पे अब इसमें कॉमन्स क्या है, कोई भी बेस जब वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तो क्या दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहा है। वहां पे एसिड जब डिजॉल्व हो रहा है क्या था, हाइड्रोजन आयंस दे रहा था, उसमें हाइड्रोजन आयंस कॉमन था, इसमें क्या कॉमन है, हाइड्रोक्साइड आयंस कॉमन है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं बेस में स्ट्रॉन्ग बेस। अभी हमने पढ़ा था जब कोई बेस वाटर में डिजॉल्व होता है तो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस उसी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या बनेगी, when a base completely ionized लिखते हैं, ionized in water and produce a large amount of hydroxide ions is called strong base। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, जब हम किसी बेस को कंप्लीटली आयनाइज करते हैं वाटर्स में, जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं उसका होता है अगर कोई बेस कंप्लीटली आयनाइज होता है और एक लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। इसका एग्जांपल में क्या क्या है, इसके एग्जांपल में आएंगे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है। आपका ये हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हमारा आपके हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम आते हैं वीक बेस क्या है। And produces a minimum amount of hydroxide ions is called weak base। यहाँ पे वीक बेस क्या है, ए बेस पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस ए मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज कॉल्ड वीक बेस। अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या है, इसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमारे क्या है, ये हमारे वीक बेस है। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वे कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, ठीक है ना, और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। ऐसे हम बेस को हम कहते हैं वीक बेस। और हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसेस है। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन। अभी क्या कहते हैं हमने, और एसिड और बेस का जो आइडेंटिफिकेशन हम इंडिकेटर से कर देते हैं, केवल उसमें हमको ये पता चलता था कि वो एसिड है या बेस है, बट उसकी स्ट्रेंथ का पता हम नहीं लगा पाते थे। तो अभी स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे कि एसिड जो है तो कितना स्ट्रांग एसिड है, या बेस है तो कितना स्ट्रांग एसिड है, और एसिड है तो कितना वीक एसिड है।
तो इसके लिए हम आते हैं, एसिड या बेस को हम वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये आयनाइज हो जाता है। तो अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लें तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, ये आयनाइज नहीं होता, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो आयंस के फॉर्म में चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम एसिड और बेस को अगर हम वाटर में जब हम सोल्यूशन लेते हैं, वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हमारा एसिड क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस देता है। जैसे हम एग्जाम्पल एच आयन देता है। और अगर हमारा कोई बेस है, ये जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब हमारा जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो हमारा वाटर भी पर्सनली क्या करता है, पर्सनली आयनाइज हो जाता है, स्लाइटली होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता बट स्लाइटली होता है। जब वाटर अगर हमारा जब वाटर आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, ये हमारा स्लाइटली होता है। तो जब ये स्लाइटली होता है तो क्या होता है, जब हमारा एसिड जब वाटर में जब डिजॉल्व होता है तो उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि एसिड डिजॉल्व होकर क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस देता है, प्रोड्यूस करता है। हमारा स्लाइटली वाटर का भी हाइड्रोजन आयंस होता है, इसमें हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। अगर हमारा कोई बेस जब डिजॉल्व होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कि कम होगा, क्योंकि उसमें तो हमारा हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयंस है। तो हमारा क्या है, वहां पे जो हमारे हाइड्रोजन आयंस होंगे बेस में क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। लेकिन एसिड के केस में क्या होंगे, कि हमारे हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होगा, यानी वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट होगा हाइड्रोजन आयंस का, और बेस के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस का क्या होगा, बहुत कम होगा। तो हम नेक्स्ट आते हैं पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है, पी क्या है, पी एक जर्मन वर्ड है, इसका मीन्स होता है पोटेंस। अगर इसको कहा जाए तो क्या बोलेंगे, पावर मीन्स क्षमता या स्ट्रेंथ। तो पोटेंस वर्ड एक जर्मन वर्ड है, क्षमता। और यच यहां पे क्या डिनोट करता है, यच डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहां कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है। हमने कहा था चाहे एसिड हो या बेस हो, जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या कहता है, एसिड भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन बेस क्या होता है, वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। बट वाटर क्या हुआ, स्लाइटली वो हाइड्रोजन आयन देता है। तो बेस के भी केस में उसमें कुछ न कुछ मात्रा में हमारे हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल होते हैं, और एसिड के केस में इनका जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है। तो उसी बेस पे हमारे सोरेंसन एक साइंटिस्ट थे, 1909 में हमारे सोरेंसन साइंटिस्ट थे। तो हमारा एक पीएच स्केल क्या है, हाँ तो क्या है, इन 1909 में तो क्या है, यहां पे लिख देते हैं, ही डिवाइज्ड ए स्केल इज known as pH scale। क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर the strength of acid, strength of an acid, as well as a base on the principle of concentration of
hydrogen ions in the solution. हमारा क्या है, यहाँ जो सोरेनसन साइंटिस्ट थे 1909 में इन्होंने एक आविष्कार किया स्केल का, उसी को हम पीएच स्केल के नाम से कहते हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. तो क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एज वेल एज बेस. उस एसिड या बेस का हमारा स्ट्रेंथ क्या है, किस प्रिंसिपल पे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सोल्यूशन. जो भी एसिड बेस का सोल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसको मेजर करने के लिए इन्होंने एक स्केल का आविष्कार किया जिसको हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं. हम नेक्स्ट आते हैं पीएच स्केल. व्हाट इज पीएच स्केल? तो लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और a base is measured on a scale on the basis of numbers called pH scale. The strength of an acid or a base is measured on a scale on the basis of numbers are called pH scale. तो यहां पे लिखेंगे pH scale has values from 1 to 40. हमारा जो पीएच स्केल है उसमें वैल्यू कहां से होती है, 1 से लेकर 40 तक. अगर हम एक यहां पे बना लें, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. ये आपका 0 to 14 होता है. नेक्स्ट आता है, यहाँ पे 0 से लेके 14 तक हमारा ये रेंज होता है. तो पीएच स्केल है वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14. अब यहाँ पे हम आते हैं, जो हमारा 7 नंबर होता है, पीएच वैल्यू अगर 7 है तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है. जैसे हमारा वाटर है, उसमें क्या है, हमारा जो वाटर है क्या होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है. ठीक है ना. तो ये 7 हमारा न्यूट्रल. अब इसके हम जब इधर आते हैं, यानी हमारा इधर क्या है, एक एसिड है और इधर क्या है हमारा बेस है. ठीक है ना. 8 से 14 क्या हमारा बेस है और 6 से 0 तक हमारा क्या है, एसिड है. लेकिन यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर इधर से हमारा इधर क्या है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, का मतलब लेस देन 4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इधर हमारा क्या है, 4 से हमारा 6 तक क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा. इसी तरह क्या है, इधर हमारा क्या है, हमारा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारा इधर क्या आ जाएगा, वीक बेस. इससे क्या है, अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है, यानी हाइड्रोजन जो आयंस हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत ज्यादा होता है, इनकी जो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में होता है हाइड्रोजन आयंस. तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हाइड्रोजन आयंस क्या है, इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है, पीएच जो हमारा है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट है क्या, पीएच ऑफ ए solution is inversely
proportion to the concentration of हाइड्रोजन आयंस। अगर यहां पे देखा जाए तो क्या है, ये हमारा न्यूट्रल है, इधर क्या है हमारा इंक्रीजिंग है, इधर हमारा एसिडिक है, इधर हमारा क्या है बेसिक है। अगर यहां से इधर हाइड्रोजन आयंस इंक्रीजिंग है, इधर क्या है H प्लस जो आयंस क्या है ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है OH आयन क्या है ये डिक्रीजिंग है। क्योंकि जब वाटर में ए डिजॉल्व है तो स्लाइटली H आयंस भी देगा और OH आयंस भी देगा। ऐसा नहीं कि उसमें OH आयंस बिल्कुल नहीं रहता है, बट इतना मिनिमम रहता है। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन आयंस क्या है इंक्रीजिंग है। अगर एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस इंक्रीजिंग है, बट यहाँ पे OH आयंस क्या है डिक्रीजिंग है। इधर देखें तो क्या है, इधर पे H आयंस क्या है ये डिक्रीजिंग है, OH आयंस क्या है इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे pH वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे H आयंस क्या है बहुत ही स्लाइटली कम है। यहाँ पे क्या है pH यहाँ पे सोल्यूशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। मींस क्या है यहाँ पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हाइड्रोजन आयंस लार्ज नंबर होगा तो pH वैल्यू क्या होगी कम होगी। इस तरह एसिड में क्या होता है, एसिड में pH वैल्यू हमारी कम होती है। अगर 0 है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वैल्यू जैसे 4, 5, 6 है तो वीक एसिड है। अब यहाँ से क्या है 7 पे क्या है न्यूट्रल हो जाता है, फिर 8, 9, 10 तक क्या है वीक बेस है, और जैसे हम जाते हैं 13, 14 पॉइंट पे जाते हैं तो ये बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे अब आते हैं, हम आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, ये pH वैल्यू पे वर्क करता है। अब इंडिकेटर जो पहले हम पढ़े थे क्या था, इंडिकेटर केवल ये बताता था कि सोल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है, और स्ट्रेंथ को नहीं बताता था, स्ट्रेंथ को मेजर नहीं कर पाता था। हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, एक इंडिकेटर ही है, बट हमारा pH वैल्यू के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कलर देता है। तो ये क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहां लिख सकते हैं इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट indicators or dyes या कलर भी लिख सकते हैं, डाइज या कलर। इट इज आपका इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज गिव्स डिफरेंट कलर in acid or base on the basis of its pH value. यूनिवर्सल इंडिकेटर इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज, यानी ये डिफरेंट कलर का एक मिक्सचर होता है, या डिफरेंट इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर कह सकते हैं, जो गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड और ए बेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स pH वैल्यू इन सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये कई इंडिकेटरों का एक मिक्सचर है, जो कि एक डिफरेंट कलर शो करता है सॉल्यूशंस के pH वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम देखते हैं हम आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बिहेव करता है। जैसे हमारी pH वैल्यू रहते हैं और इंडिकेटर्स का कलर है। अभी हमारी pH वैल्यू क्या होती है 0 से लेके 14 तक होती है, तो हमारा 0-1 पे इसका जो कलर शो करेगा, क्या 0-1 क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो डार्क रेड शो करेगा। अकॉर्डिंग टू pH वैल्यू अगर 2 भी है तो ये रेड शो करेगा। 3 पे क्या होगा थोड़ा ऑरेंज रेड हो जाएगा। 4th पे क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑरेंज कलर शो करेगा। 5th क्या है ऑरेंज येलो। 6th क्या येलो। तो हमारे क्या वीक एसिड है तो उनके कलर क्या है या तो ऑरेंज येलो है या ऑरेंज कलर का है। 7th पे क्या हमारा ग्रीन देता है। ये ग्रीन क्या है न्यूट्रल है, नाइदर एसिड नॉर बेस।
अब यहाँ पे क्या है, 8 पे क्या होगा, ग्रीनिश ब्लू है, थोड़ा सा ब्लू रहेगा बट हरा लेते हुए। 9 पे क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। 10 पे क्या होगा, नेवी ब्लू हो जाएगा। और हमारा 11 पर्पल। 12 पे क्या हो जाएगा, डार्क पर्पल। हमारा 11 12 क्या इसकी पीएच वैल्यू है, 8 9 10 11 12 पीएच वैल्यू है। 13 पे क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। और 14 पे क्या हो जाएगा, डार्क वायलेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सारे जो पीएच वैल्यू हमारे हैं 0 से 14 है, उस पे इसके कलर कोड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। उस कलर कोड के अकॉर्डिंग हम इसकी पीएच वैल्यू को हम मेजर कर लेंगे। तो इस इंडिकेटर को बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं यूजेज ऑफ बेस पे। नेक्स्ट आते हैं यूजेज ऑफ बेसेस। हमारे बेस के क्या क्या यूज होते हैं, जैसे हमने एसिड का यूज पढ़ा था। अब जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या भाई क्या बेस है, इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ये किसमें यूज होता है, सोप के मैन्युफैक्चर में, पेपर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर जो हमारा रेयान होता है, सिंथेटिक फाइबर है, उसके भी बनाने में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसके लिए यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में होता है। और इसका यूज हमारा होता है हमारा वॉशिंग करने में, ठीक है ना, जो हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में भी काम होता है, जो कमरे की हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और हमारा व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जस्ट लाइक क्या, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, जो एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करे, तो हमारा एंटासिड की तरह बिहेव करता है। तो इसका भी एग्जांपल लेंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे। तो हमारे यूजेज ऑफ बेसिस है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में इस पीएच वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर फर्स्ट आते हैं तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इस पीएच वैल्यू का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट है। तो अगर देखें तो हमारा जो स्टोमक है प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा स्टोमक है क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 1.4 होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये क्या होता है, ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग अवर फूड। ठीक है, अगर एक्सिस एसिड हो गया तो इससे क्या कॉज होता है, इनडाइजेशन। अगर हमें इनडाइजेशन होता है या गैस बनने लगती है तो हम क्या कहते हैं, एसिडिक हो गया। एसिडिक हो गया मतलब वहां पे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो जब एक्सेस एसिड होता है तो उसको हम क्या करेंगे, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या करता है, रिएक्ट्स विद एक्सेस एसिड। एक्सेस एसिड जो होता है उसके साथ एंटासिड क्या करता है, रिएक्ट करता है और वो उनका न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है ना, तो एंटासिड क्या करता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसका अगर रिएक्शन तो एंटासिड क्या है, हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये क्या एज ए एंटासिड यूज होता है। अगर ये एक्सिस एसिड क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या बना जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा इसके एसिड जो एक्सिस एसिड क्या है उसके साथ रिएक्ट करके उसको क्या करा, सॉल्ट प्लस वाटर बना दे रहा। ठीक है ना, तो हमारा न्यूट्रलाइज हो गया। इसी तरह हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, वो भी क्या है, एंटासिड की तरह बिहेव करता है। वो भी क्या है, एसिड से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो हमारा पीएच वैल्यू का डाइजेशन सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके विषय पढ़िए। नेक्स्ट आते हैं पीएच चेंजेस एज कॉज ऑफ टूथ डीके। यानी हमारी जो पीएच की वैल्यू है, हमारा जो दांत का टूट जाना या दांत का खराब होकर झड़ जाना, तो ये क्या है, किस काज की वजह से होता है, वो भी पीएच चेंजेस की वजह से। जो हमारे पीएच की वैल्यू क्या होती है, माउथ के अंदर क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। वो कब तक, जब अगर वो पीएच की वैल्यू अगर 5.5 से बेलो हो जाए, यानी अगर 5.5 से बेलो हो जाए तो क्या हो जाए, हमारा टूथ डीके होना शुरू हो जाता है। टूथ यानी दांत हमारा गिरना शुरू हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर। जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो शुगर उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब शुगर को क्या करता है, बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट जो होते हैं, माउथ के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म ऑफ एन एसिड। उस एसिड को जब बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करती है तो उससे क्या होता है, एसिड फॉर्म होता है। जो एसिड होता है क्या होता है, वो धीरे धीरे
उसका जो रेंज क्या है, अगर 5.5 से बेलो होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, टूथ हमारा डीके हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम दांत को और माउथ को हम हमेशा क्लीन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए खाना खाने के बाद हम उसको रेगुलरली टूथब्रश से हम उसको साफ करेंगे। तो वी रेगुलरली क्लीन द टूथ एंड माउथ आफ्टर टेक फूड टू प्रिवेंट द टूथ डीके। तो जो हमारा टूथपेस्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टूथपेस्ट हमारा ऐसा होना चाहिए जो बेसिक नेचर का, ठीक है ना, बेसिक नेचर का हो, ताकि वो एसिड से हमारा रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि बेस रिएक्ट्स विद एसिड क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो हमारा जो टूथपेस्ट होना चाहिए बेसिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। हमारे जो पीएच वैल्यू जो चेंज होती है डेली लाइफ में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं प्लांट्स का। तो सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। जो हमारे प्लांट्स होते हैं किसमें ग्रोथ करते हैं, सॉइल में, मिट्टी में ग्रो करते हैं। तो हमारा सॉइल की जो पीएच होगी वो क्या होना चाहिए, तो प्लांट के लिए क्या डिफाइंड है, क्लोज टू 7, यानी जो हमारा 7 न्यूट्रलाइज पॉइंट है वो उससे क्लोज होना चाहिए, यानी 8 और 6 के बीच में हम लगभग इसमें प्लांट अपने को ग्रो कर लेता है। लेकिन अगर ये बेलो अगर 4 हो जाता है, ठीक है ना, तो मोर एसिडिक हो जाता है। मोर एसिडिक हो जाता है तो वहां पे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता, प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। तो वहां पे प्लांट क्या हो जाता है, एक ग्रो नहीं करता, मीन्स प्लांट डेड हो जाता है। तो अभी क्या है, उसके लिए हमें क्या, अगर मोर एसिडिक हो जाता है तो क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम या स्लैक लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चाक बोलते हैं, पाउडर के रूप में, इसका क्या करते हैं, उस एसिडिक सॉइल पे हम इसका छिड़काव करते हैं। ताकि क्या होता है, एसिड के साथ ये क्या होता है, ये बेसिक नेचर का है, इसका नेचर क्या है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। अगर एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो मीन्स बेसिक नेचर का है। तो ये क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करके क्या करता है, सॉइल को, उसका एसिड जो होता है सॉइल में, जो एसिड की मात्रा बढ़ गई है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करके उसको इस रेंज में लाता है ताकि प्लांट उसमें ग्रो कर सके। और अगर वो बेसिक नेचर का होगा, अगर वो ग्रेटर देन 8 हो गया, ठीक है ना, अगर वो बेसिक नेचर का हो गया मतलब ग्रेटर देन 8 हो गया, तो उसमें क्या करेंगे, आप एसिड की मात्रा मिलाएंगे ताकि वो बेस को न्यूट्रलाइज करके क्या करे, फिर इसी रेंज में लाए ताकि प्लांट्स हमारा ग्रो कर सके। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बेसिक नेचर का होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे। फर्टिलाइजर्स क्या करता है, उसमें एसिड नेचर का होता है, वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा ताकि उसकी पीएच वैल्यू 6 to 8 के बीच में मेंटेन हो सके। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम आते हैं, पीएच चेंजेस सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। जो हम एनिमल्स है, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, 7 से लेके 7.8 तक हमारी पीएच वैल्यू जो बॉडी की क्या होनी चाहिए, 7 to 7.8 है। अगर इससे कम है तो एसिडिक हो जाता है और इससे ज्यादा है तो बेसिक हो जाता है। तो हमको इसमें मेंटेन रखना है। अब हमारे जो एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल क्या है, अगर जो हमारी रेन होती है तो देखेंगे क्या है, रेन में क्या होता है, एसिडिक रेन होती है। क्यों, क्योंकि हमारे जो एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, सल्फरस एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। एसिड क्या करते हैं, वाटर में जब रेन होता है तो रिवर में क्या होता है, जब हमारा रेन वाटर होता है तो रेन वाटर क्या होता है, रिवर में जब मिक्स होता है तो क्या होता है, उस वाटर को मोर एसिडिक कर देता है, मोर एसिडिक कर देता है। तो वाटर में जो हमारा एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, लाइक ए फिश है, क्या होता है, वो सर्वाइव नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या होना चाहिए, 7 to लेकर 7.8 पीएच वैल्यू होनी चाहिए। वहां पे क्या होगा, मोर एक्वाटिक हो गया, उनकी वैल्यू कितना होगी, अब 5.6 पीएच हो गई। तो इसमें हमारे एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव नहीं करते, तो क्या होगा, मछलियां सब डेड होना शुरू हो जाती है, मरना शुरू हो जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसका वाटर के अंदर क्या करते हैं, जो एंटासिड हो, एंटासिड मतलब जो बेसिक नेचर का हो, उसको इसके वाटर के साथ हम मिलाते हैं, छिड़काव करते हैं। इससे क्या हुआ था, आप देखेंगे कई कई देशों में आप जहाज के थ्रू या हेलीकॉप्टर के थ्रू भी हम चाक का पाउडर या कैल्शियम ऑक्साइड का जो पाउडर है वो वाटर में मिक्स कराते हैं बड़ी बड़ी नदियों में, ताकि वहां पे एक्वाटिक एनिमल जो है एसिड रेन की वजह से डेड ना हो। हम ये बेसिक नेचर के जो है उनको हम रिएक्ट करा के उसके एसिड की जो वैल्यू एक्सीड हो गई है, ठीक है ना, उसको हम मेंटेन कर सके, ठीक है ना। यहाँ पे जो 5.6 हो गया है तो इसको हम मेंटेन करके हम फिर इस रेंज में 7 to लेके 7.8 के रेंज में हम रख सके, ताकि हमारे एक्वाटिक एनिमल्स भी सरवाइव कर सके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ का। फोर्थ पार्ट में क्या है,
सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कोई एनिमल्स या प्लांट्स है, हमको सेल्फ डिफेंस में हम क्या करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है हनी बी, मधुमक्खी जब आपको स्टिंग करती है यानी काटती है तो क्या होता है, एक इरिटेशन होता है, पेन होता है। तो क्या हनी बी स्टिंग्स ऑन पर्सन इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड, उसमें क्या होता है, एक वो एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट करती है इसमें इनटू द स्किन, आपकी स्किन में। तो उसके काजेस क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, आपको पेन और इरिटेशन होता है, ठीक है ना। तो वो जो पेन और इरिटेशन किस वजह से होता है, वो एसिडिक लिक्विड की वजह से होता है। तो आप देखोगे घर पे क्या होता है, तुरंत हम एंटा एसिड करते हैं। जैसे घर में रखा बेकिंग सोडा, सोडा क्या करते हैं, उस स्किन पे जो अफेक्टेड स्किन है उसके ऊपर हम बेकिंग सोडा यूज करके हम उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, जब वो एसिडिक लिक्विड यानी एसिड नेचर का है तो हम वहां पे बेसिक नेचर का हम चीज को रब करते हैं। इसका मतलब क्या है, बेसिक नेचर का एसिड नेचर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब हमको एसिडिक लिक्विड की वजह से पेन हो रहा तो वहां पे क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे जो एक बेसिक नेचर का है। जस्ट इसी तरह हम आते हैं वास्प स्टिंग्स। अगर वास्प का एक प्लांट्स होता है, अगर उसका स्टिंग्स ऑन द पर्सन यानी स्किन पे अगर होता है तो वो क्या होता है, वो अल्कलाइन लिक्विड होता है। जब वो स्किन में क्या होता है, इंजेक्ट क्या करता है, एक अल्कलाइन लिक्विड को इंजेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो अल्कलाइन लिक्विड अल्कलाइन नेचर का है तो इसको हम क्या करेंगे, हम एसिडिक नेचर का कोई लेंगे जो कि हम इसके साथ उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो हमारा विनेगर क्या है, विनेगर हमारा एसिड नेचर का है। ये कौन सा नेचर है इसका, एसिड नेचर का है। और हमारा जो वास्प स्टिंग्स क्या है, वो अल्कलाइन लिक्विड, इसका मतलब है बेसिक नेचर का है। तो अगर बेसिक नेचर का इंजेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एसिड नेचर का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। इस तरह अगर एक आंट में चींटी, अगर चींटी में अगर आपको स्टिक करती है तो देखते हैं कि वहां भी हमको पेन होता है, बर्निंग पेन होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है, ठीक है ना। जो एंट होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है, मीन्स एसिड है। अगर वो एसिड है तो उसके लिए हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेसिक चीज चाहिए। तो हम वहां भी बेकिंग सोडा को, जहां पे अफेक्टेड एरिया ऑफ स्किन है वहां पे हम इसको रब करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरफ जो नेटल प्लांट है उसकी पत्तियां, जो नेटल प्लांट की जो लीव्स हैं, अगर हम उसको टच करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां भी एक मेथनोइक एसिड इंजेक्ट होता है। उससे हमको क्या होता है, बर्निंग पेन होता है, एक बर्निंग पेन होता है। तो वहां भी हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा जो बेसिक नेचर का है उसके साथ जब हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो एक दूसरे के जो प्रभाव को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो वहां पे क्या करेंगे, ये दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस तरह क्या है हमारे सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, ठीक है।